अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। क्रिटिकल साइंस सीरीज में हम कर रहे थे वेस्टर्न फिलोसफर्स। ठीक है, इससे पहले जो हम कर चुके हैं वो मिकाबली और प्लेटो को हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज हम करेंगे भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज, जिसमें थॉमस, जॉन लॉक और जो रूसो के हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आप तक हमारी वीडियोस जो है वो पहुंचती रहे। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उनको जरूर विजिट कर लीजिएगा, लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि पास्ट पेपर एनालिसिस हम पहले करते हैं कि उसने पास्ट पेपर में सोशल कॉन्ट्रैक्ट सीरीज में से कैसे क्वेश्चंस आए हैं। 2017 में अगर देखें तो हमारे पास फोकस करें कंपेयर एंड कंट्रास्ट द डिफरेंट पॉलिटिकल फिलोसफीज ऑफ द हॉब्स एंड लॉ। हॉब्स और लॉ की आपने कंपेयर एंड कंट्रास्ट करी थी पॉलिटिकल फिलोसफीज। 2018 में देखें तो व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर गिवन बाय थॉमस होप ने स्टेट ऑफ नेचर का कॉन्सेप्ट जो दिया था वो क्या था, और आप इसको कंपेयर करना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, 2020 के अगर देखें तो आपने क्रिटिकली एनालाइज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ द हॉब, लॉक एंड द रूसो। ठीक हो गया। 2021 का अगर हम देखें तो उसमें ये है कि जी व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द रूसो नोशन ऑफ द स्टेट ऑफ द नेचर एंड दैट ऑफ द हॉब्स एंड द लॉक। अब आप तीन चीजें देख लें कि इसमें कौन कौन सी चीजें आ रही है। पहली ये है कि आपकी स्टेट ऑफ नेचर आ रही है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ रही है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज जो है वो आ रही है। इसमें भी पॉलिटिकल डिफरेंट पॉलिटिकल फिलोसफीज, इसमें सब कुछ आ रहा है, और इसमें भी स्टेट ऑफ नेचर भी आ रहा है। यानी कि अगर आप देखें तो आपके पास स्टेट ऑफ नेचर पे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे, और एक और जो है वो ह्यूमन नेचर पे जो थ्योरीज है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज में इंक्लूडेड है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट के साथ क्वेश्चन मोस्टली आया है, और 2022 में जो क्वेश्चन आया है वो सिंपल जो है वो थॉमस हॉब्स पे आया है। उसको हम बाद में देखेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग हम स्टडी करने वाले हैं कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट तीनों फिलोसफर्स का, थॉमस हॉब्स का, जॉन लॉक का एंड जीन रूसो का। ठीक हो गया। सबसे पहले हम देखते हैं बैकग्राउंड थॉमस हॉब, जॉन लॉक और जीन रूसो का जो एरा था वो कौन कौन सा था। 1688 से 1679 तक थॉमस हॉब्स का था। 1632 से 1704 तक जॉन लॉक का था। ठीक है, 1712 से 1778 तक जो है वो जीन रूसो का था। ठीक है, इनकी जो बुक्स हैं वो कौन सी हैं। बुक्स आपने इसलिए याद रखनी है ताकि आपके जो एमसीक्यूज हैं उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं आप उनको इजीली अटेम्प्ट कर सको। सो फॉर द सेक ऑफ द MCQs, you have to memorize the books by each written by the each philosopher. So the element of the law, nature and the politics on the citizen and the Leviathan. The most important is the Leviathan. ये थॉमस हॉब्स ने लिखी है। Two treatises of the government and an essay concerning human understanding. अब ये दोनों 1690 में पब्लिश हुई है, रिटन बाय द जॉन लॉक। मोस्ट इंपोर्टेंट में से ये है जिसमें ह्यूमन नेचर के बारे में उन्होंने लिखा है। The social contract, discourse on the inequality, or discourse on the moral effect of the art and the science. ये तीन जो बुक्स हैं, जो कि ये वाली लास्ट वाली बुक है 1750 में पब्लिश हुई है, जो जीन रूसो ने लिखी है। ठीक है, इन बुक्स को आपने मेमोराइज करना है ताकि आपके अगर कंफ्यूज आ जाए तो आप उनमें कंफ्यूज ना हो। और मैं हर फिलोसफर के साथ साथ बुक्स आपको बता रही हूँ, आपने नोट डाउन कर लेनी है इन बुक्स को। अलग से बेशक एक आप अपने एक पेज जलें जहाँ पे आप फिलोसफर्स के नाम लिखिए, उनके आगे उनकी बुक्स लिखिए और उन बुक्स को आप मेमोराइज कर लें। ठीक हो गया। सबसे पहले हम करने वाले हैं जी ह्यूमन नेचर ऑफ द थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड जीन रूसो को कंपैरिजन करेंगे। वो जो पॉइंट्स बच्चों यहाँ पे गिवन है ये आपका कंप्लीट चीज नहीं है, ये जस्ट आपकी एक, आप कह सकते हो कि आपके पास हेडिंग्स हैं और इन हेडिंग्स को आपने फर्दर एक्सप्लेन करना है। क्योंकि अगर आपका सिंगल किसी एक क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपने 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करना होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि थॉमस हॉब ने जो पहला पॉइंट दिया था, व्हाट वाज दैट, इट वाज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द मैन एंड द एनिमल। यानी कि उनका कहना ये था कि मैन एंड एनिमल जो है वो ड्रिवन होते हैं बाय सिंपल प्रिंसिपल से, और उनको हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उन दोनों के दरमियान जो ह्यूमन बीइंग है, जो एनिमल है, उनके दरमियान जो है वो डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ह्यूमन बीइंग हैव द पावर ऑफ द थिंकिंग, वो सोच सकता है, वो रीजनिंग कर सकता है, वो लॉजिकली चीजों को एवेल्युएट कर सकता है। देन ह्यूमन बीइंग आल्सो हैव द पावर ऑफ द स्पीच, यानी कि वो बोल सकता है, जो वो सोचता है वो उसको बोलता है और प्रेजेंट करता है। और जो एनिमल्स है उनके उनके पास ये दो पावर्स नहीं है। तो बेसिक डिफरेंट ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स में जो है वो यही है कि रीजनिंग एंड द स्पीचिंग। ठीक हो गया। सेकंड ये कि ऑब्जेक्ट ऑफ द मैन डिजायर द सेल्फ प्रिजर्वेशन, यानी कि जो मैन है उसका बेसिक काम, बेसिक जो मकसद है वो क्या है, तो वो खुद को प्रिजर्व कर सके।
जो थॉमस होब्स है वो कहता है कि जी ह्यूमन बीइंग जो है वो सेल्फ सेंट्रिक है, यानी कि अपने बारे में सोचता है। ही इज इगोइस्टिक, वो इगोइस्टिक है, ठीक है। और उसका ये यकीन है कि इंडिविजुअल जो इस मतलब जितनी भी सोसाइटी में हर जो इंडिविजुअल है वो ऑब्सेस्ड है विद पर्सनल प्लेजर्स एंड डिजायर्स, यानी कि वो पर्सनल प्लेजर्स को देखते हैं और अपनी पर्सनल डिजायर्स को देखते हैं। और उनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो ये है अपने बारे में सोचना, खुद को सेटिस्फाई करना, ठीक है। और खुद के बारे, खुद को जो है वो प्रिजर्व करना, ठीक है। नेक्स्ट वो ये कहता है कि ह्यूमन विशेस टू एक्वायर द अनलिमिटेड पावर, कहता है ह्यूमन बीइंग जो है उसकी ये विश है कि अनलिमिटेड पावर अटेन करना चाहता है, यानी कि उसने जो पावर अटेन कर ली है उस पावर को जो है वो इंक्रीज करना चाहता है। और जो विश है अनलिमिटेड पावर की, ये क्या कर रही है कि ह्यूमन बीइंग को ये कर रही है कॉन्फ्लिक्ट्स में डाल रही है, या फिर उनको कंपटीशन में डाल रही है। वो एक दूसरे से कंपटीशन में जा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज टू गेन द अनलिमिटेड पावर, ठीक है। ये ह्यूमन बीइंग की नेचर है कि अनलिमिटेड पावर वो चाहता है, और अनलिमिटेड पावर ही वो वाहिद चीज है जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग के आपस की कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, उनका जो कंपटीशन है कंटिन्यूसली जो है उसकी इंटेंसिफाई हो रहा है, ठीक है। बाय बर्थ ऑल मेन आर द इक्वल बट डिफरेंट इन द कैपेसिटी। थॉमस होब कहते हैं कि जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं उनकी एक और रीजन भी है। वो रीजन ये है कि जो बाय बर्थ है ह्यूमन बीइंग वो इक्वल है, बट उनकी जो फिजिकल सम हो, कुछ कुछ ह्यूमन बीइंग्स ऐसे होंगे कि उनकी फिजिकली जो होगी वो कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनकी मेंटल कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो क्योंकि उनके डिजायर सेम है, तो जो जो वो फिजिकल जिनकी या मेंटल कैपेसिटी ज्यादा होगी वो उसको अनलिमिटेड पावर को गेन करने की कोशिश करेंगे और वो आगे निकल जाएंगे, और जो थोड़े से वीक होंगे वो पीछे रह जाएंगे। अब इस वॉर में जो आगे होंगे और जो पीछे होंगे, यानी कि जिनके पास कैपेसिटी ज्यादा होगी दे विल बी द मोर पावरफुल, और जिनके पास कैपेसिटी कम होगी दे विल बी द वीक। तो इन दोनों के आपस के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो अगेन इंक्रीज हो जाएंगे। एंड पे जो एंड वाला पॉइंट है थॉमस ऑफ, उसमें ये कहता है जी फियर जो है वो ह्यूमन बीइंग का मोटिव है उसकी ह्यूमन एक्शंस का। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग में फियर जो है वो नेचुरल होता है, और ये प्रोवाइड करता है ह्यूमन बीइंग को जो है वो अपने काम करने का जो जज्बा होता है, इमोशंस वो प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो काम भी वो करता है वो डर से करता है, एल्स उसके अलावा कोई भी ऐसा जो इमोशन है वो उसके अंदर नहीं है जो उसके काम को हेल्प करे। इन शॉर्ट हम ये कहते हैं, कंक्लूडिंग सेंटेंस ये है कि थॉमस हॉब्स हैज क्रिएटेड द डार्क पिक्चर ऑफ द ह्यूमन नेचर, ठीक है। मूविंग टू वर्ड नेक्स्ट इज द जॉन लॉक। जॉन लॉक ने एक बड़ा ही सॉफ्ट इमेज ह्यूमन बीइंग का दिया है। वो कहता है जी जो ह्यूमन बीइंग है ना वो सॉफ्ट इन नेचर है। कैसे कैसे? वो कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है वो गुड है, ठीक है, उसके अंदर गुडनेस का एलिमेंट मौजूद है, वो फंडामेंटली डिसेंट है, वो लविंग है, वो केयरिंग है, ठीक है। वो ये उसके अंदर ये भी एक कैपेबिलिटी है कि वो रूल कर सकता है अपने आप को भी, ठीक है। इसके साथ साथ ये है कि वो जो पॉलिटिकल डिस्ट्रस्ट होता है उसमें जो है खुद को मेंटेन कर सकता है। ह्यूमन नेचर को जो रिस्पेक्ट ये भी है कि वो गुडनेस ऑफ द ह्यूमन नेचर है, यानी कि वो ह्यूमन नेचर जो है वो उसमें एक गुडनेस का फैक्टर है। सो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है वो बुरा नहीं है, यानी कि उसकी डार्क पिक्चर नहीं है, ही हैव द सॉफ्ट नेचर, ठीक है। तो contrary to Thomas Hobbes, जॉन लॉक ने ये कहा था कि जी जो ह्यूमन नेचर है दैट इज द सॉफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कहा था जी ऑल मेन आर द बोर्न फ्री एंड दे आर द इक्वल इन द दे आर द ऑल मेन आर द इक्वल एंड दे आर द फ्री। इसके कहने का मतलब ये था कि जो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स यहाँ पे इस दुनिया में आए हैं वो फ्री हैं, यानी कि थॉमस होब का ये कहना था कि जो लोग कुछ लोग जो है वो पावर को गेन कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं करते, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। जॉन लॉक कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो कॉन्फ्लिक्ट इस वजह से आता है कि वो वीक है या वो फिर जो है वो पावरफुल है। वो कहते हैं कि जी जो कुछ गेन कर लेते हैं ना वो इस वजह से कर लेते हैं क्योंकि वो फ्री है और वो अपनी मर्जी से उस चीज की सिलेक्शन करते हैं। और जो लोग पीछे रह जाते हैं, जो लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स को गेन नहीं कर सकते, वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो जो है वो उस चीज को ऑप्ट ही नहीं करना चाहते। वो उनके जो है ना वो एट द एंड जो होता है उनका वो डिसीजन ही वो नहीं होता कि उन्होंने ये काम करना है, बिकॉज दे आर द फ्री। उन्होंने कभी अपनी जो प्रायोरिटी लिस्ट होती है उसमें उसको कभी रखा ही नहीं होता। दैट्स वाई जो है वो उसको जो है ना गेन नहीं कर पाते। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि दे आर द बर्न फ्री। सो वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो है वो अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको जो है ना वो प्रायोरिटी देते हैं। नेक्स्ट इज डिजायर इज द सफरिंग ऑफ द ह्यूमन एक्ट एंड दैट फीलिंग प्लेयर इंस्टेड व्हेन द डिजायर इज सेटिस्फाइड। उन्होंने ये कहा था, थॉमस हॉब ने कहा था ह्यूमन विश है अनलिमिटेड पावर,
लेकिन इन्होंने ये कहा जी ह्यूमन, जॉन लॉक कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग का डिजायर है ना, जब वो उसको प्लेयर मिल जाती है तो वो सेटिस्फाई हो जाता है। यानी कि कुछ ह्यूमन बीइंग्स ऐसे हैं जो कि एक हाई लेवल अप्रोच जाते हैं और वो वहां तक पहुंच जाते हैं, वो पीस चाहते हैं, वो सिक्योरिटी चाहते हैं, वो सेल्फ लविंग है, ठीक है, वो म्यूचुअल कॉपरेशन करना चाहते हैं। जो जो उनकी डिजायर है, जब वो उसको अचीव कर लेते हैं तो वो उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सेल्फ प्रिजर्वेशन को जो है वो फॉलो करते हैं, बल्कि उनके डिफरेंट मोटिव होते हैं, वो डिफरेंट जो है ना वो उनके एक्ट्स होते हैं जिसपे वो काम करते हैं, और ये उनकी डिजायर होती है, और उस डिजायर को अचीव करके उनकी सेटिस्फेक्शन होती है। हो सकता है उसमें सेल्फ प्रिजर्वेशन भी हो सकता है उसमें लविंग भी हो सकता है उसमें केयरिंग नेचर भी हो सकता है उसमें जो है वो म्यूचुअल कॉपरेशन भी हो। नेक्स्ट पॉइंट है, ह्यूमन बीइंग इज sufficiently rational to see their best interest in the mutual and the cooperation। थॉमस होब का कहना था कि जो ह्यूमन बीइंग है वो सिर्फ सेल्फ प्रिजर्वेशन है, वो म्यूचुअल कॉपरेशन को कभी सोचते ही नहीं है। लेकिन जॉन लॉक कहते हैं कि वो इतना जरूर रेशनल है कि उसको पता है कि म्यूचुअल कॉपरेशन से उसको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, यानी कि बजाय इसके कि वो सेल्फ प्रिजर्वेशन करे, उसके साथ साथ वो म्यूचुअल कॉपरेशन में भी जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसको पता है कि म्यूचुअली जो है कॉपरेशन में उसका अपना भी फायदा है। सो कंक्लूडिंग सेंटेंस इज दैट John Locke has brought the soft nature of the human being and it was the bright picture of the human nature। नेक्स्ट है जी जीन रोसो। इसने बड़ी रियलिस्टिक पिक्चर दी थी। आप कह सकते हो कि एक सिंपल वर्ड्स में अगर एक्सप्लेन करना हो तो थॉमस होब्स का जो है वो डार्क पिक्चर, जॉन लॉक की ब्राइट पिक्चर एंड जीन रोसो की रियलिस्टिक पिक्चर। ठीक है, इन्होंने कहा था जी जो ह्यूमन बीइंग है दैट इज अ गुड, तब तक गुड है जब तक वो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करता है। एज वी फॉलो द नेचुरल इंस्टिंक्ट्स कौन कौन सी है? इसने दोनों से एग्री किया था। यानी कि पहला है जी सेल्फ लव और द सेल्फ प्रिजर्वेशन। तो ये सेल्फ प्रिजर्वेशन, उन्होंने कहा था कि नेचुरल इंस्टिंक्ट ये है कि या तो वो सेल्फ प्रिजर्वेशन होगा या सिंपैथी और म्यूचुअल म्यूचुअल हेल्प। ये इन्होंने जो है वो जॉन लॉक का कॉन्सेप्ट उठाया था। उन्होंने कहा था ह्यूमन नेचर की जो है वो दो इंस्टिंक्ट होते हैं, या तो वो खुद से प्यार करता है या फिर वो सिंपैथी करता है या म्यूचुअल हेल्प करता है। इन दोनों को जब तक वो अटेन करता रहता है वो खुश होता है। सेल्फ लव कैसे? जब वो अपनी सोसाइटी में फ्रीली मूव कर सकता है, उसको फ्रीली जो है वो सब कुछ मिल रहा है, तो ही इज सेटिस्फाइड एंड ही इज गुड। जब वो अपने से लोअर लोगों को या जो अपने से वीक लोग हैं उनकी हेल्प करता है, वो म्यूचुअल कॉपरेशन के साथ लेके चलता है, तो ही इज गुड। क्यों? क्योंकि वो अपने नेचुरल जो उसके इंस्टिंक्ट्स हैं उनको फॉलो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है जी मैन बाय नेचर इज नॉट बैड आर द करप्ट। इनका ये कहना था जी मैन जो है वो बाय नेचर बैड भी नहीं है, करप्ट भी नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि जो मैन है वो इक्वालिटी बेस पर आए हैं, ठीक है, बट इट इज द फिजिकल एनवायरनमेंट दैट मेक हिम द बैड और द करप्ट। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर आज के दौर में हम देखें कि तो ह्यूमन बीइंग के जो बेसिक राइट्स है, राइट टू लाइफ है, ठीक है, राइट टू लिविंग है, अगर ह्यूमन बीइंग को ये राइट नहीं मिलेंगे तो ऑफ कोर्स वो जो है वो उसके अगेंस्ट जो है वो कुछ ना कुछ करेगा, वो रिवॉल्ट करेगा, वो अपने अगेंस्ट अपने ऊपर होने वाले जुल्म को जो है वो रोकने की कोशिश करेगा। सो इस केस में वो क्या हो जाएगा कि वो अपनी गुड नेचर को खत्म करके जो उसकी बैड नेचर है उसको डोमिनेट कर लेगा। ठीक है, तो उनका ये कहना था कि इस तरीके से जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो उस पे जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं कि उस पे जो है वो अफेक्ट कर रहे होते हैं कि वो कैसे अपने आप को जो है वो मोल्ड कर रहा है। ऑन द अदर हैंड एक ऐसा बंदा है जिसको सारे राइट्स मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली उसकी ह्यूमन जो नेचर होगी वो गुड ही होगी। सो जिन रसों का ये कहना था कि अकॉर्डिंग टू जो होते हैं इवेंट्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू फिजिकल इन्वायरमेंट होता है, ह्यूमन नेचर जो है वो मोल्ड होती रहती है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है जी ह्यूमन नेचर पे। अगर आपको सिर्फ ह्यूमन नेचर पे क्वेश्चन आ जाता है तो आपने कभी भी ये जो है ना, ये मैंने जैसे अब बनाया है एक टेबल बनाया है, ये टेबल बना के नहीं आ जाना, क्योंकि आपका ये टेबल जो है कभी 20 मार्क्स के लिए एनफ नहीं होगा। इंस्टेड दैट आपने क्या करना है कि ह्यूमन नेचर पे थॉमस होब्स के जो अपने लिखने हैं व्यूज लिखने हैं, उसमें ये एक एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ है। इस एक एक पॉइंट में से एक ऐसा आई कैचिंग वर्ड उठाना है जिसको आपने हेडिंग बनानी है, और अपनी हेडिंग एटलीस्ट एक पैराग्राफ जो है वो आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपने जॉन लॉक के व्यूज लिखने हैं, उस पर भी आपने एक एक पॉइंट उठाना है और आपने इसको जो है वो एक एक जो है ना पैराग्राफ, एटलीस्ट एक एक पैराग्राफ लिख के आना है, और देन आपका जो है 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बीइंग सी एस एस आर पी एम एस एस्पायरेंट आपका काम ही यही है कि आप जो है एक छोटी सी चीज को जो है ना वो एक्सप्लेन कैसे करना है। अब तब तक एक अच्छे स्टूडेंट होंगे जब आप इस एक पैराग्राफ को जो है वो एक 6 से 7 पेजेस में कन्वर्ट कर सकोगे। तो इट्स डिपेंड अपॉन यू। ठीक है,
नेक्स्ट हम करने वाले हैं जी स्टेट ऑफ द नेचर। स्टेट ऑफ नेचर में हम ये देखेंगे कि उन्होंने जो नेचुरल स्टेट थी उसके बारे में क्या व्यूज दिए थे। थॉमस होब ने अगेन जो है वो डार्क पिक्चर ड्रॉ की थी, जस्ट लाइक ह्यूमन नेचर। उन्होंने कहा था जी द लाइफ ऑफ द मैन द स्टेट ऑफ द नेचर वाज द पुअर। जो मैन था स्टेट ऑफ नेचर में वो पुअर था। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था, ब्रिटिश था। ब्रिटिश क्यों था? क्योंकि वहां पे कोई लॉज नहीं थे, वो एक दूसरे पे जुल्म कर लेते थे, जस्टिस नहीं था उनको, जो है ना वो सजा जजा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। दैट्स व्हाई इट वाज द ब्रिटिश एंड द शॉर्ट। शॉर्ट क्यों? क्योंकि जहाँ पे जस्टिस प्रिवेल नहीं करता वो चीज शॉर्ट होती है। देयर वाज द कांस्टेंट फियर ऑफ द वॉर। कांस्टेंट फियर ऑफ द वॉर क्या था कि लोग जो है वो एक दूसरे से डरते थे, कि जो वीक था वो पावरफुल से डरता था, ठीक है। नेक्स्ट है जी देयर वाज द माइट इज द राइट ड्यू टू डोमिनेटिंग फैक्टर फियर एंड द सेल्फ इंटरेस्ट। थॉमस होब का कहना था कि वहां पे जो पावरफुल होता था वो कहता था कि जी माइट इज द राइट, और जो वीक होता था वो उस चीज को एक्सेप्ट करता था। क्यों? क्योंकि जो वीक बंदा होता था वो फियर की वजह से करता था, उसको एक्सेप्ट करता था, और जो पावरफुल बंदा होता था वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए कहता था जी माइट इज राइट, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट जो था जस्ट फियर और सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से जो है ना वो प्रिवेल कर रहा था स्टेट ऑफ नेचर, ठीक है। यानी कि वहां पे राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट नहीं था, बट माइट वाज द राइट का कॉन्सेप्ट था। देयर कुड बी द नो डेवलपमेंट। ऑफ कोर्स स्टेट ऑफ नेचर में कैसी डेवलपमेंट हो सकती है जब वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, जब वहाँ पे जो है वो स्कूल्स नहीं है, वहाँ पे एजुकेशन नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, रोड्स नहीं है, कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है। तो देयर कुड बी नो डेवलपमेंट। स्टेट ऑफ नेचर जो है वो इंतहाई पुअर किस्म की नेचर जो थी, स्टेट थी, और उसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो एक डार्क एरा ऑफ द स्टेट था, ठीक है। देर वॉज द नो कॉमन पावर टू गाइड द पीपल ऑफ द सोसाइटी, की वहां पे कोई कॉमन पावर नहीं थी जो सोसाइटी के जो लोग थे उनको गाइड करती। कैसे? कि लोग अगर गलत कर रहे हैं तो उनको कोई ये बताने वाला नहीं है कि आपके लॉज एंड रेगुलेशंस क्या है। क्यों? क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट मिसिंग है, पार्लियामेंट मिसिंग है। उनको जो अगर लॉज एंड रेगुलेशन उन्होंने आपस की कुछ नेचुरल लॉज बना भी लिए तो एग्जेक्टिव नहीं है जो उनको जो है उन लॉज को जो है अप्लाई करवाए, ठीक है। अगर कोई किसी को मार देता है, अगर किसी के साथ अनजस्ट होता भी है, तो वहां पे जुडिशरी नहीं है जो उसकी जस्टिस को जो है वो प्रिवेल कर सके। सो इन शॉर्ट टर्म उसने ये कहा था कि जी देयर वाज अ नो कॉमन पावर। कॉमन पावर है ही नहीं जो लोगों को गाइड कर सके कि जी आप ये काम गलत कर रहे हैं, ये काम सही कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके अपने ही जो लोग थे वो एक दूसरे से हर किसी का जो दिल करता था वो उसी को जो है ना वो फॉलो करता था। सो एब्सेंस ऑफ द कॉमन पावर जो है वहां पे एक मेजर इशू था। सच स्टेट विल नॉट कंटिन्यू ड्यू टू टू फैक्टर। वो कहते हैं कि जी ऐसी जो स्टेट होती है वो कंटिन्यू हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? ड्यू टू द रीजन एंड द फियर ऑफ वायलेंट डेथ। रीजन क्या है जी? हर बंदा जो कहता था कि आई एम राइट, माइट इज राइट, जो कॉन्सेप्ट है, ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ स्टेट जो है वो कंटिन्यू नहीं हो सकती। सेकेंड है जी वहां पे हर टाइम सिविल वॉर का जो है वो फियर होता था, और फियर ऑफ वायलेंट डेथ भी होता था कि जो पावरफुल है वो वीक को मार देगा, सडन डेथ हो जाएगी, ठीक है। एल्स ये भी हो सकता है कि वहाँ पे जो एब्सेंस ऑफ द हेल्थ फैसिलिटीज उसकी वजह से भी लोग जो है सडन डेथ हो जाती थी। तो ये सारे जो वो थी चीजें थी जिसकी वजह से ये जो स्टेट ऑफ नेचर है वो जो है ना फॉर द लॉन्ग टाइम जो कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो इन शॉर्ट अगेन हम यही कहेंगे कि थॉमस होब हैज ड्रॉ द डार्क पिक्चर ऑफ द स्टेट ऑफ द नेचर। बट जॉन लॉक ने क्या कहा था? जॉन लॉक कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर इज द प्री पोलिटिकल। वो कहते हैं कि प्री पोलिटिकल स्टेट जरूर थी, कि वहां पे पॉलिटिक्स नहीं थी, वहां पे गवर्नमेंट नहीं थी, वहां पे जुडिशरी नहीं थी, वहां पे गवर्नमेंट जो है ना ये जुडिशरी नहीं थी, आपकी पार्लियामेंट नहीं थी, आपकी एग्जेक्टिव नहीं थी, ठीक है। बट नॉट द प्री सोशल स्टेट। वो कहते हैं जी ये प्री सोशल स्टेट नहीं थी। प्री सोशल स्टेट ऐसे नहीं थी क्योंकि वो प्री सोशल वहां पे लोग जो है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड थे, एक दूसरे से वो जो है वो राब्ते में थे। तो दैट वाज द सोशल स्टेट, नॉट प्री सोशल स्टेट, बट प्री पॉलिटिकल स्टेट जरूर थी। इट वाज नॉट लॉलेस स्टेट बट देयर वाज अ प्रिवेलिंग नेचुरल लॉज। वहां पे जो है वो लॉलेस नहीं थी, कि वहां पे ऐसा नहीं था कि वहां पे कोई लॉज थे ही नहीं, बट वहां पे नेचुरल लॉज जो है उनको फॉलो किया जाता था, ठीक है। वहां के जो लोग थे वो किस तरीके से रह रहे थे? वो द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ द नेचर वर द गवर्नड बाय द लॉ ऑफ द नेचर व्हिच वाज बेस्ड ऑन द रीजन और कॉन्शियसनेस। यानी कि जो रीजंस है उस पे वो डिपेंड कर रहा था।
इट वाज नॉट द स्टेट ऑफ द वॉर। वो कहते हैं जी स्टेट ऑफ द वॉर नहीं थी, इट वाज स्टेट ऑफ द पीस एंड द गुडविल। कैसे कैसे कि वो कहते हैं जी जॉन लॉक का ये कहना था कि स्टेट ऑफ नेचर है, वहाँ पे गुडविल थी, म्यूचुअल असिस्टेंट थी, प्रिजर्वेशन ऑफ द पीस था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोगों में जो है ना एक ग्रीड लेवल नहीं थी, यानी कि उनको ये नहीं पता था कि प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट होता है, उनको ये नहीं पता था कि जी हमारे पास पावर का कोई कॉन्सेप्ट होता है, उनको ये नहीं पता था कि हमारे पास अथॉरिटी का कोई कॉन्सेप्ट भी होगा। इस वजह से, और सबसे बढ़कर जो है बिकॉज वो नो डेवलपमेंट थी वहां पर, तो उनके पास जो ये वेपन्स थे वो नहीं थे, तो हम ये नहीं कह सकते कि वहां पे जी कांस्टेंट फियर ऑफ वॉर था। तो वहां पे वॉर नहीं था, बल्कि जो स्टेट ऑफ नेचर थी वो पीस और गुडविल की स्टेट थी। ठीक है, तो ये कहते हैं कि देयर वाज इक्वालिटी इन द पर्सनल लिबर्टी एंड एवरीवन वाज एंजॉयिंग द फ्री लाइफ। कहते हैं कि जैसे आज के दौर में जो कॉन्ट्रैक्ट है, इन कॉन्ट्रैक्ट्स लोगों ने कंटिन्यू कर ली है, उनकी वजह से लोगों ने जो अपनी लिबर्टी है उसको दे दिया है। लेकिन स्टेट ऑफ नेचर में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो उनके पास लिबर्टी थी, वो अपनी जो लाइफ है उसको एंजॉय कर रहे थे। ठीक है, उनके पास फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली जो थे वो सारे राइट्स थे, और वो उनको फ्रीली एंजॉय कर रहे थे। ठीक है, इक्वालिटी भी थी। इन द एब्सेंस ऑफ द गवर्नमेंट एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी मैन वाज द डूइंग। वो कहते हैं ऐसा भी नहीं था कि वहां पे जो है वो गवर्नमेंट एग्जेक्टिव और जुडिशरी बिल्कुल ही खत्म थी, बल्कि इनकी एब्सेंस में जो मैन था वो उसने गवर्नमेंट को भी संभाला हुआ था, एज एन गवर्नमेंट भी वो काम कर रहा था, एज एन एग्जेक्टिव भी काम कर रहा था। ठीक है, एज एन जुडिशरी भी काम कर रहा था। ठीक है, और वो कहते हैं कि ये सब कुछ वो किस पे कर रहे थे, तो कहते हैं ये सब कुछ जो गवर्नमेंट चल रही थी, एग्जेक्टिव चल रही थी, जुडिशरी चल रही थी, इट वाज लाइक द स्टेट, जो स्टेट ऑफ नेचर थी उसमें जो है ये लॉज ऑफ नेचर को फॉलो करके ये सब कुछ चल रहा था। ठीक है, यानी कि इन्होंने अगेन स्टेट ऑफ नेचर की एक सॉफ्ट पिक्चर ड्रॉ की है। जेन रसो ने फिर अगेन जो है जो स्टेट ऑफ नेचर का कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने भी एग्री किया था जॉन लॉक से। इन्होंने कहा था जी स्टेट ऑफ नेचर इज जो है वो प्री पॉलिटिकल स्टेट थी, प्री पॉलिटिकल स्टेट थी, यानी कि गवर्नमेंट से पहले की स्टेट थी, कि वहां पे प्रॉपर एक गवर्नमेंट नहीं थी, बट प्री सोशल स्टेट नहीं थी, दैट वाज अ सोशल स्टेट। क्यों? क्योंकि लोग इससे इंटरेक्ट करते थे। प्राइमेटिव मैन वाज द फ्री। कहते जी मैन जो था वो फ्री था, हेल्दी था और हैप्पी था। आल्सो ही वाज गाइडेड बाय द सेंटिमेंट्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। क्यों? वो थॉमस होब ने कहा था कि वहां पे जो है ना उनकी कॉमन पावर नहीं थी, तो उन्होंने कहा जी कॉमन पावर थी, क्यों नहीं थी? वो कॉमन पावर क्या थी? सेल्फ इंटरेस्ट पावर थी। हर एक को लगता था कि मैंने अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रिजर्व करना है। ठीक है, तो हर एक जब सेल्फ इंटरेस्ट को प्रिजर्व करते थे तो अपने जो पूरी सोसाइटी थी वो उसके अकॉर्डिंग चल रही थी, सेल्फ इंटरेस्ट के सेंटीमेंट्स के अकॉर्डिंग चल रही थी। ठीक है, ऑल ह्यूमन बीइंग वर द इक्वल, इंडिपेंडेंट एंड कंटेंटेड। कहते हैं जी इक्वल थे, इंडिपेंडेंट थे, यानी किसी पे डिपेंड नहीं करते थे। जैसे जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स आना शुरू हुआ ना, तो लोगों ने एक दूसरे पर डिपेंड करना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी कि आज के दौर में अगर देखें तो इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है, इतने सारे सेक्टर्स पे ह्यूमन बीइंग है, एनर्जी सेक्टर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो अगर आप देखें मल्टीपल इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है। ठीक है, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है। लेकिन उस टाइम पे मैन जो है वो इंडिपेंडेंट था, उसके पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसके ऊपर वो डिपेंड करे। एंड आल्सो वाज ही वाज कंटेंटेड, यानी कि वो अपने आप से सेटिस्फाइड है। ही वाज सेटिस्फाइड विद द स्टेट ऑफ द नेचर, ही वाज सेटिस्फाइड विद द सोसाइटी, ही वाज सेटिस्फाइड विद हिमसेल्फ, एंड ही वाज आल्सो सेटिस्फाइड विद द पीपल अराउंड हिम। ठीक हो गया? तो नेक्स्ट है जी सोशली इंस्टीट्यूशन ग्रेजुअली इन्वॉल्व दैट ब्रेक डाउन द हैप्पी नेचुरल कंडीशन ऑफ द मैनकाइंड। जिन सोचों का कहना है जी जनाब जितने भी ये हमारे पास सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स आए हैं ना, इन्होंने क्या किया कि इससे ग्रेजुअली जो है वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हुई है। हेल्थ इंस्टीट्यूशन आ गया, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आ गया, जुडिशरी आ गई है, गवर्नमेंट आ गई है। इन सब ने क्या किया जी, इन्होंने मैन की जो हैप्पीनेस है उसको खत्म कर दिया, क्योंकि इन्होंने मैन को एक गाइडिंग प्रिंसिपल दे दिया है। और वो गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है कि लोगों में शऊर आ गया, प्राइवेट प्रॉपर्टी का शऊर आ गया है, जो है बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज का शऊर आ गया है, बेस्ट बिल्डिंग्स का शऊर आ गया है। तो इस फिक्र में अब इंसान जो है वो इस फिक्र में रहने लग गया कि मुझे जो है वो दूसरे से आगे जाना है, यानी कि वो एक कॉम्पिटिशन में लग गया है। सो इसने क्या किया कि इसने हैप्पी नेशनल कंडीशन को खत्म कर दिया, इट बिकम नेसेसरी टू मेक द सिविल सोसाइटी। और यहाँ पे ये जरूरी हो गया कि वहां पे जो है वो सिविल सोसाइटी बनाई जाए। तो ये थी जी हमारे पास स्टेट ऑफ नेचर के सारे कॉन्सेप्ट्स। इनको अगेन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर सिर्फ स्टेट ऑफ नेचर पे आ जाते तो आपने इनको एक एक पॉइंट में हर इसके जो है आपको जो फिलोसफर उसके अंदर 4-5 पॉइंट्स बना के आपने इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक हो गया? नेक्स्ट है जी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अब हमने ह्यूमन नेचर को पढ़ लिया, स्टेट ऑफ नेचर को पढ़ लिया। अब इन्होंने कहा जी, थॉमस होब ने कहा था ह्यूमन नेचर ऐसी है, स्टेट ऑफ नेचर ऐसी है, हमें करना क्या चाहिए?
उन्होंने अपना एक आइडिया दिया था, दैट वाज नोन एज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सेम इन द केस ऑफ जॉन लॉक एंड द जीन रूसो, दोनों ने जो है अपने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए थे। थॉमस हॉब का कहना था जी पीपल कॉन्ट्रैक्टेड टू मेक सिविल सोसाइटी दैट एंड इन द स्टेट ऑफ द नेचर। थॉमस हॉब ने कहा जी अब लोगों को जो है वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग जो है वो स्टेट ऑफ नेचर को खत्म कर दे। ठीक है, यानी कि उसने जो अपने लिए लॉज बनाए, ठीक हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, ठीक हो गया। उसके साथ साथ वो क्या करेंगे, जो उनकी मिजरेबल कंडीशन है उसमें से वो निकल आए, यानी कि उन्हें वो जो ब्रूटिश स्टेट ऑफ नेचर में रह रहे हैं ना उसको खत्म कर दे। वो जो ऐसी यहाँ पे ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे रूल एंड रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होते, वहां से निकल आए। क्योंकि ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे एब्सेंस ऑफ द कॉमन अथॉरिटी है, वो उस चीज से निकल आए, यानी कि स्टेट ऑफ नेचर को वो खत्म कर दें। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने कहा था मेन मोटिव बिहाइंड दिस सिविल सोसाइटी वाज मैन डिजायर ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। कहते हैं कि ऐसा क्यों हो, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट वो क्यों करे, वो क्यों एक सिविल सोसाइटी बनाए। सिविल सोसाइटी वो इसलिए बनाए कि जो उनको प्रॉपर फियर ऑफ वार है, फियर ऑफ वायलेंट डेथ है, वो खत्म हो सके और उसकी जगह जो है मैन की जो डिजायर है वो प्रमोट हो सके टुवर्ड्स द पीस एंड द सिक्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने कहा था जी इस कॉन्ट्रैक्ट की जो नेचर है वो क्या होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट वाज द सोशल एंड द म्यूचुअल, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को सोशल और म्यूचुअल होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक बंदा बनाए, ठीक है, सारे मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बनाए। म्यूचुअल हो, ये सब एक दूसरे के साथ जो है वो एग्री करके जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनाए। कॉन्ट्रैक्ट वाज द बाइंडिंग, कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होना चाहिए। कैसे, पीपल सरेंडर्ड देयर राइट्स एंड इट वाज ऑब्लिगेटरी टू ओबे देयर कमांड, यानी कि पीपल जो है वो अपने राइट्स जो है वो इस एक कॉन्ट्रैक्ट को दे दें, जो उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो गाइड कर रहा होगा, उस बंदे को अपने राइट्स दे दें, ये उनके लिए ऑब्लिगेटरी होगा, जो कुछ भी वो कहेगा वो उसको ओबे करे, उसकी कमांड्स को ओबे करे, और कभी भी उससे जो है ना वो रिवोक नहीं कर सकते वो। थॉमस होब ने जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो दी थी, उन्होंने कहा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको सिर्फ एक बंदा लेके आगे चलेगा, जो कि एक कॉमन पावर होगी, और वो जो बाकी सोसाइटी होगी उसको ओबे करने के पाबंद होंगे। नेक्स्ट है जी जॉन लॉन्ग। जॉन लॉन्ग ने क्या कहा था, मेन पर्पस ऑफ जॉन लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट वाज द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल राइट्स। इन्होंने ये कहा था जी कि अपने लिबर्टी जो है वो दे दे, लेकिन उन्होंने कहा था जी पर्पस इसका क्या है जी, प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल राइट्स। ही गेव टू कॉन्ट्रैक्ट्स, इन्होंने जो जॉन लॉन्ग ने दो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे, क्या 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 थे। बाय फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट सिविल सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश, उन्होंने कहा था जी पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है मेरा उसके अकॉर्डिंग तो सिविल सोसाइटी फॉर्म होनी चाहिए। सिविल सोसाइटी मतलब फॉर्म ऐसे होनी चाहिए कि स्टेट जो है वो कंटिन्यू हो, यानी कि एक जो प्री पॉलिटिकल स्टेट है वो आए, या पॉलिटिकल स्टेट जो है वो एक वहाँ पे पॉलिटिक्स आए, वहाँ पे कंप्लीट ऑर्गन्स ऑफ जो है गवर्नमेंट डेवलप। बाय सेकंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश, उन्होंने कहा था जी सेकंड जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें गवर्नमेंट कैसे कैसे बनानी है वो एस्टैब्लिश किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट वाज स्पेसिफिक नॉट जनरल, इन्होंने कहा था जी अपने सारे राइट्स दे दें, लेकिन उन्होंने कहा था नहीं सारे राइट्स नहीं देने, आपने स्पेसिफिक राइट्स देने। आई वन ऑफ द इंटरप्रेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग लॉ, उन्हें कहते हैं जी लॉज खुद बनाए, ठीक है, जो आप लॉज बना रहे हैं ना वो खुद बनाए, उनको सिर्फ जो है सोसाइटी में अप्लाई करने के लिए, यानी कि एग्जीक्यूटिंग एंड द इंटरप्रेटिंग यानी कि जुडिशरी बनाए। जो लो लॉज बनाने हैं वो आपने खुद बनाने हैं। देयर वाज नो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी, उन्होंने कहा था कि जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट को सारे मिलकर बनाए और उसके बाद एक बंदे को जो अपनी अथॉरिटी दे दे, उन्होंने कहा था देयर इज नो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी, यानी कि किसी एक बंदे को आपने सॉवरेनिटी नहीं देनी। इट वाज द आल्सो इररिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट, इन्होंने कहा था जी इररिवोकेबल है, लेकिन यहाँ पे इनके कहने का मतलब ये नहीं था कि आप इररिवोकेबल, इन्होंने कहने का मतलब ये था कि आप जो गवर्नमेंट बना रहे हो यू कैन चेंज दैट, ठीक है। अप टू सम एक्सटेंट ये इरिवोकेबल नहीं था। इरिवोकेबल इस सेंस में जरूर था कि आपने लॉ बना ली है और आप उस लॉ को तोड़ नहीं सकते, आप उस लॉ को एंड नहीं कर सकते, बट इन केस अगर गवर्नमेंट जो है वो अपना काम करने में नाकाम रह गया तो यू कैन चेंज द गवर्नमेंट, ठीक हो गया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज अ प्रोसेस बाय विच स्टेट ऑफ द नेचर एंड द पॉलिटिकल सोसाइटी इज फॉर्म। उन्होंने जीन्स का रोसो का ये कहना था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसका मतलब ये है कि स्टेट ऑफ नेचर जो है वो खत्म कर दीजिए और पॉलिटिकल सोसाइटी फॉर्म कीजिए, क्योंकि इनका भी यही कहना था कि इट वाज अ प्री पॉलिटिकल स्टेट, तो हमारे पास पॉलिटिकल स्टेट फॉर्म होनी चाहिए थी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मकसद ये था कि पॉलिटिकल सोसाइटी जो वो बनाई जाए। इन कॉन्ट्रैक्ट में कहते हैं इंडिविजुअल सरेंडर टू कम्युनिटी। अब यहाँ पे क्या था जी, इंडिविजुअल सरेंडर किसको करेगा, कम्युनिटी को, और कम्युनिटी किस लिए काम करेगी, कॉमन बेनिफिट्स के लिए काम करेगी, यानी कि सारे लोग मिल बैठ के बैठेंगे और खुद अपने लिए रूल्स बनाएंगे, ठीक है। नो वन एंजॉय एनी स्पेशल प्रिविलेजेस, यानी कि ऐसा ना हो कोई एक बंदा कोई स्पेशल बेनिफिट्स को जो है वो एंजॉय कर रहा हो, ठीक है।
यानी कि जैसे एक होता है कॉमनली कि अगर कोई किसी को अथॉरिटी दी जाती है तो उसको घर, गाड़ी, बंगला, ये सारी चीजें, मतलब इस तरीके से नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी भी शख्स को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि पूरी की पूरी कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व है बनाने में, ठीक है। राइट टू प्राइवेट लाइफ शुड नॉट बी गिवन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। कह रहे हैं जी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करने का जो राइट है ना, वो किसी को भी नहीं देना चाहिए। कि आपकी जो प्राइवेट लाइफ है दैट शुड बी प्राइवेट, बट जो आपकी पब्लिक लाइफ है उस पब्लिक लाइफ को जो है कॉन्ट्रैक्ट के अंडर दिया जाए। Each member of the society becomes an indivisible part to create collective body, यानी कि हर बंदा जो है उस कॉन्ट्रैक्ट का एक indivisible part बन जाए और एक collective body बनाए। कंक्लूडिंग पॉइंट अगर हम देखें तो इसमें ये है जी, थॉमस गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्टेटरशिप की आपके पास एमसीक्यूज आते हैं। कौन थॉमस ने डिक्टेटरशिप का कॉन्सेप्ट दिया था, जॉन लॉक ने जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया था, और रूसो ने जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया था। यहाँ तक हमारे एंड हो जाते हैं जी सोशल कॉन्ट्रैक्ट सीरीज, यहाँ पे हमारे पास एंड हो जाती है। ठीक है, अपना जो है वो ख्याल रखिएगा। आप इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। अगर आपने इसमें से कोई क्वेश्चंस हैं तो वो जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसके साथ साथ हम नेक्स्ट जो है वो अपने लेक्चर जो है अपलोड करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।